हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉसिबल हाइपोथेसिस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में कौन कौन से ऐसे पॉसिबल हाइपोथेसिस हैं जिनको हमें देखना चाहिए, वो क्या कहते हैं और वो कहाँ से आए हैं, उनका बेसिक प्रिंसिपल या हम कह सकते हैं उसका बेस कहाँ का है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें क्या हाइपोथेसिस है हमारी इंडियन साइकोलॉजी में कि अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे किसकी, मेडिटेशन की, अगर हम मेडिटेशन को अपने लाइफ में दिनचर्या में उतारेंगे तो हमारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा, हम खुद को अच्छे से जानेंगे और हम अपने भाव स्वभाव इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट करना सीखेंगे। अब ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये बात सही भी है, हमने देखा है, हमने सुना है, रिसर्चेस भी हुई इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसका बेसिस क्या है? इट इज़ डीपली रूटेड इन वेदांतिक एंड योगिक ट्रेडिशंस। ठीक है, इसमें लिखा गया है ये चीज़, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, आत्मा और ज्ञान के बारे में लिखा गया है एंड इनर अवेयरनेस के बारे में लिखा गया है। वहाँ से हमें ये हाइपोथेसिस का पता चलता है, राइट। तो पहला है हमारा कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सेकेंड है माइंड बॉडी कनेक्शन। अब माइंड बॉडी कनेक्शन पे पहले बहुत सारी बातें हो रखी हैं। किसी ने कहा, कोई ड्यूअलिस्ट था, कोई नॉन ड्यूअलिस्ट था, कोई कहता था कि नहीं, माइंड एंड बॉडी अलग है, इनका प्रभाव अलग अलग है, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बोलते थे नहीं, ये एक ही है, इंटरकनेक्टेड है। एक इंसान बोलता था कि माइंड में अगर कोई दिक्कत है तो बॉडी पे असर आएगा, और दूसरा इंसान बोलता था कि अगर बॉडी पे इफेक्ट है तो हो सकता है मेंटली इल हो, और तीसरा व्यक्ति बोलता था कि नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स आए हैं जिसमें बहुत सारे डिबेट हुआ है। इसमें हम सिगमंड फ्रॉइड का भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, राइट। एंड साइकोसोमेटिक मेडिसिन भी यहीं से इजाद हुआ है, माइंड बॉडी कनेक्शन से। एनीवेज, यहाँ पे आयुर्वेदा की बात करें ना, तो इस यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बनता है कि आयुर्वेदा बेस्ड लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, लाइक अगर आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल हम अपने दिनचर्या में उतारते हैं, जैसे हम डाइट फॉलो करते हैं, योगा करते हैं रोज डेली, प्राणायाम करते हैं, तो ये हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करता है। कैसे? तीन दोषास को बैलेंस करते हुए। जब भी हम आयुर्वेदा की बात करेंगे ना, तो हम तीन गुणास एंड थ्री दोषास की हमेशा बात करेंगे। यहाँ थ्री दोषास की बात हो रही है, वात पित्त कफ। इन तीनों को अगर हम बैलेंस कर लेंगे ना, और ये बैलेंस कैसे होगा? ये आयुर्वेदिक बेस्ड लाइफस्टाइल से होगा। आयुर्वेदिक बेस्ड लाइफस्टाइल यानी कि डाइट, कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइट फॉलो करना, योगा एंड प्राणायाम करना। इसका बेसिस कहाँ से आया है? ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक साइकोलॉजी से आया है, जिसमें समझाया गया है कि भाई फिजिकल और मेंटल हेल्थ का इंटरप्ले क्या है। थर्ड वन इज कर्मा एंड इमोशनल वेलबींग। कर्मा में बिलीव करो, कहाँ कहा गया है? सबसे पहले हमारे क्या दिमाग में बत्ती जलती है? भगवत गीता। निष्काम कर्म की बात हुई है कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो अपने कर्मों पे बिलीव करो, अच्छे कर्म करो और अपने कर्मों पे बिलीव करो, और लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करो जैसा जो है। हमेशा हम इस चाह में रहते हैं कि इससे भी और अच्छा हो जाए, इससे भी और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए। हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जहाँ हम अभी हैं। So belief in karma and acceptance of life circumstances reduces stress and increase resilience. जब हम अपने कर्मों पे बिलीव करेंगे कि मैंने जो किया है इसका फल मुझे मिलेगा, और जहाँ मैं हूँ ठीक हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, ये मैं ऐसा ही हूँ, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। इससे एक तो क्या होगा? तसल्ली मिलेगी, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, और रेजिलियंस, एबिलिटी टू बाउंस बैक बढ़ेगी। ये कहाँ से हम पढ़े हैं? ठीक है, कहाँ से हमने ये पढ़ा है? भगवत गीता से। एंड बुद्धिस्ट टीचिंग्स में भी इसके बारे में कहा गया है, रोल ऑफ कर्मा के बारे में बताया गया है इन शेपिंग आवर मेंटल एटीट्यूड्स। तो यहाँ हमने तीन चीज़ें पढ़ी। अब देखिए, हम ना जल्दी जल्दी साथ ही साथ रिवाइज करते हुए जाएंगे, ताकि आपको इस वीडियो के बाद दोबारा यहाँ आने की जरूरत ना पड़े, आपको ओवरव्यू अच्छे से याद हो जाए, दोबारा पढ़ना ना पड़े। पहला था कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें क्या था? डेली रेगुलर वो करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा एंड रेगुलेशन कम होगा। कहाँ से आया था? योगिक एंड वेदांतिक ट्रेडिशन से। माइंड बॉडी रिलेशनशिप के बारे में हमने क्या पढ़ा? माइंड बॉडी रिलेशनशिप ये बताता है कि दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा। इसका हाइपोथेसिस क्या था? कि अगर हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपने आप को अपने लाइफ में अपने आप में बसाएंगे तो हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम थ्री दोषास को बैलेंस कर रहे हैं। कौन कौन से? वात पित्त कफ। थर्ड वन क्या था? कर्मा एंड इमोशनल
Believe in karma and acceptance of life circumstances reduce stress and increase resilience. The Bhagavad Gita and the Buddhist teachings highlight the role of karma in shaping our mental attitudes. फोर्थ है हमारा सोशल हार्मनी और इंटरडिपेंडेंस के बीच में। ये क्या है कि एक कलेक्टिविस्टिक जो अप्रोच है, देखिए वेस्टर्न में ना इंडिविजुअलिस्टिक चलता है, मैं मेरा वाला चीज़ चलती है, लेकिन इंडियन एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे सब फैमिली कल्चर वाली कंट्री है, कलेक्टिविस्टिक कल्चर चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉलोइंग द इंडियन कलेक्टिविस्टिक वैल्यू सिस्टम लाइक धर्म सेवा, वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब यहाँ पे जितना भी सारा परिवार जो जितने भी सारे लोग हैं वो मेरा कुटुंब है, यानी कि मेरा परिवार है। तो धर्म सेवा इन सब से कुछ मॉरल, इन सब कलेक्टिविस्टिक वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, हम हायर सेंस ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हैं, एंड सोशल वेलबींग तो बढ़ेगा ही जब हम सबको एक ही परिवार मानेंगे। तो ये इंडियन कल्चर बेसिस पे है, जिसको धर्मा और कलेक्टिव वेलफेयर को अपनाते हैं, समझाते हैं ओवर इंडिविजुअलिस्टिक परस्यूट्स, मतलब वेस्टर्न के ऊपर इंडियन। फिफ्थ वन इज इफेक्ट ऑफ भक्ति। जो इंसान भक्ति करता है, भक्ति में लीन रहता है, डिवोशनल है, उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। सीधी सी बात है, जब हम भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, हमें, या मंदिर क्या, किसी भी हम डिवोशनल प्लेस पे जाते हैं, कोई अगर मुस्लिम है तो वो अगर मस्जिद जाता है, उसको इतना, कोई सिख है, कोई पंजाबी है, या कोई अलग अलग जितने भी रिलीजन है, कोई हिंदू है तो वो मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद जाता है। जब भी हम जाते हैं या उसके भजन सुनते हैं, तब हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है, एंड एनजाइटी में भी उसको हेल्प मिल सकता है। ये इसका बेसिस हम देखेंगे कहाँ से आया है, ये भक्ति योग से, जो कि हिंदुइज्म में समझाया गया है कि भाई खुद को सरेंडर कर दो, इमोशनल कथारसिस हटाओ। होता है ना काफ़ी, अच्छा, काफ़ी टाइम हमने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइप का गाना होता है जिसको सुनते ही हमारे मन में कुछ होता है और हम इमोशनली सरेंडर हो जाता है, हमारे अंदर से सब कुछ निकल निकल जाता है। इट इज़ कॉल्ड कथारसिस। सो ये भक्ति योग हमने पढ़ा। देन है रोल ऑफ ट्रांसेंडेंस इन कोपिंग। ट्रांसेंडेंस मतलब जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अगर हम अपनाएं तो हम अपनी लाइफ से जल्दी निकल सकते हैं, अपनी लाइफ से, यानी कि अपनी लाइफ की परेशानियों से, एडवर्सिटी से। कैसे? स्पिरिचुअलिटी हमें पेशेंस सिखाता है, हमें सोल माइंड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझाता है, हमें पेशेंस देता है, रेजिलियंस सिखाता है। इसका मतलब हम अपने लाइफ के जितनी भी परेशानी है उससे बेटर कोप अप कर सकते हैं। बेसिस है इसका इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से आया है, जो जिसने कहा है कि अटैचमेंट से दूर हटो भाई, डिटैचमेंट अपनाओ, वैराग्य अपनाओ। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है, जिसे बुद्धिज्म में भी हमने पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बताया है, इंडियन साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं कि दुख का कारण क्या है, सफरिंग का कारण क्या है, अटैचमेंट एंड इग्नोरेंस और क्रेविंग। अब कुछ समकारा की बात करते हैं, यानी संस्कार या समकारा। कंडीशनिंग एंड पर्सनालिटी फॉर्मेशन कैसे होता है? जितने भी हमने बचपन से सीखे हुए रहते हैं ना, जैसे भी हमें, जैसे जैसे हमारा लाइफ बीतती है, जैसे मोल्ड होती है, हर इंसान अलग है, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबके लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, बचपन से अलग अलग इवेंट्स होते जा रहे हैं जो वो बड़े हुए हैं। तो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल कंडीशनिंग, दैट इज संस्कार, सबके कल्चर में अलग अलग संस्कार होते हैं, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। किसी की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन मेकिंग उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोरालिटी है उसमें, इसका मतलब कि उसके अर्लियर लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे और उनकी कल्चर में उनको माँ बाप ने या उनके कल्चर ने उनको ऐसे संस्कार दिए होंगे। इसका बेसिस क्या है? इंडियन साइकोलॉजी सीख संस्कार एट डीप रूटेड इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशंस दैट शेप बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स। अब कुछ मेथोलॉजिकल ना इश्यूज हैं, क्या क्या है? एपिस्टेमोलॉजिकल डिफरेंसेस, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स, चैलेंजेस इन एम्पिरिकल वैलिडेशन। ये सब क्या है मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल्स, कल्चरल एंड फिलोसफिकल फाउंडेशंस। इंडियन साइकोलॉजी है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान देती है, यानी कि खुद का एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देती है, मेडिटेशन सिखाती है, बताती है कि इससे क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात करती है। लेकिन वहीं जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो क्या बात करती है
कि भाई इन सारी चीज़ों को हम एक ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ेंगे और एक एम्पेरिकल मोर साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे। वहीं इंडियन साइकोलॉजी ज़्यादा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे ध्यान देती है। एंड बाय बैलेंसिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस इज अ चैलेंज। Western psychology often relies on experimental verifications, while Indian psychology includes experimental knowledge derived from the practice like yoga and mindfulness. Bridging the epistemologies required methodological इनोवेशंस। देखिए जैसे हमने यहाँ बात किया ना कि इंडियन में सब्जेक्टिव मेथड चलता है एंड वेस्टर्न में ऑब्जेक्टिव, वही यहाँ पे बात समझाई गई है। और इन दोनों का डिफरेंस कम करने के लिए और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड समझने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ मेथडोलॉजिकल इनोवेशंस चाहिए, न्यू मेथड्स चाहिए, राइट। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल। देखिए अगर हम कहें कि इंट्रोस्पेक्शन को मेज़र करना है तो हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, right? Many psychological assessment tools are developed in Western context and may not fully capture Indian culture and spiritual dimensions. जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है उसमें भले ही जो चीज़ें डेवलप हुई है वो चीज़ यूज़ हो सकती है, लेकिन इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए जो पूरा कैप्चर करे, ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज टूल अभी तक आया नहीं है जो क्वालिटेटिव मेथड्स को अच्छे से समझा सके, जो इंडियननेस को दिखा सके। यानी कि द नीड फॉर इंडिजिनियस स्केल्स एंड qualitative methods is crucial. Fourth one is cultural and philosophical foundations. Indian psychology is deeply influenced by spiritual practices, making it difficult to separate psychology from philosophy and ethics. Indian psychology में हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है इंडियन साइकोलॉजी में कि हमें दिक्कत होती है कि हम इसमें से साइकोलॉजी को कैसे हटाएं, एथिक्स को कैसे समझाएं एंड फिलॉसफी को कैसे अलग करें, कैसे समझाएं। तो फिलोसफिकल एंड कल्चरल फाउंडेशंस में ये दिक्कत है। देखिए यहाँ पे हम इश्यूज पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हमारे इंडियन साइकोलॉजी को समझने में दिक्कत आ रही हैं क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी अलग है, मतलब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव अलग है एंड इंडियन पर्सपेक्टिव अलग है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। Researchers must navigate their interdisciplinary nature carefully. फिफ्थ वन इज चैलेंज इन एम्पिरिकल वैलिडेशन। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन जो है पर्सपेक्टिव वो मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे रिलाई करता है एंड जो वेस्टर्नाइज्ड है वो कहते हैं कि भाई हम तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे, एम्पिरिकल चीज़ों पे ही ध्यान देते। तो कॉन्सेप्ट लाइक कर्मा धर्मा, देख कर्म को हम कैसे समझा सकते हैं, धर्म, ट्रांसेंडेंस, इन सब को एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से समझाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसके लिए हमें और स्टडी रिसर्चेस करनी पड़ेगी और एम्पेरिकल स्टडीज़ लानी पड़ेगी। डेवलपिंग न्यू पैराडिम्स फॉर एम्पेरिकल स्टडी इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न की जो कॉन्सेप्ट है वो समझा पा रहे हैं एम्पेरिकल और अपने एक्सपेरिमेंटल तरीके से, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं कर्म, धर्म एंड ट्रांसेंडेंटल और स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पे, राइट। तो इन सबको समझने के लिए ना और डीपर रिसर्च ज़रूरी है। अब इसके आगे हम देखेंगे इंटीग्रल रिसर्च स्किल्स। इसमें क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग, ethical sensitivity, development of indigenous tools, context sensitive research design and qualitative and mixed method proficiency। अब इसमें हम पहले की अगर बात करें तो देखिए इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्पिटेंस मतलब रिसर्चर शुड बी फेमिलियर विथ इंडियन फिलोसफी, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एंड क्लासिकल टेक्स्ट अलोंगसाइड साइकोलॉजिकल मेथोडोलॉजीज। देखिए साइकोलॉजी से परे इंडियन में हमें क्या समझने की ज़रूरत है, फिलोसफी को हमें समझ में आना चाहिए, क्लासिकल जो पहले एंशियंट टेक्स्ट है एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में हमको आना चाहिए साइड बाय साइड, ताकि हम साइकोलॉजिकल मेथोडोलॉजीज को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें और रिसर्च कर सकें। एक्सपीरियंशियली, देखिए एक्सपीरियंस साइंस बोला जाता है। एक्सपीरियंशियल साइंस क्या होता है कि देखिए इंडियन साइकोलॉजी में हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यानी कि लिव्ड एक्सपीरियंस। हम अपने विचारों और जो हमने जिया है चीज़ उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं, जिससे हम खुद से सेल्फ अवेयर होते हैं।
तो methods like meditation, mindfulness and yoga should be practiced first hand to understand their psychological impact authentically. ये हम बात इंडियन में कर रहे हैं, राइट? तभी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड योगा की बात हो रही है कि भाई ये सब तो एक इंसान को करना ही चाहिए अपने साइकोलॉजी को समझने के लिए। थर्ड वन इज क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड प्रोफिशिएंसी। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ क्वांटिटेटिव ही रिसर्च करेंगे या सिर्फ क्वालिटेटिव ही करेंगे। एक मिक्स्ड अप्रोच हमको लाना पड़ेगा जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को अगर हम मिक्स करें तो वो एक बेटर रिसर्च बन सकता है। एथनोग्राफी, नरेटिव एनालिसिस एंड फेमिनोलॉजी कैन हेल्प एक्सप्लोर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कंबाइनिंग सेल्फ रिपोर्ट विथ फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मेजर्स कैन ऑफर होलिस्टिक इंसाइट्स। होलिस्टिक एक अगर हमें अप्रोच फॉलो करना है ना, तो हमें सेल्फ रिपोर्ट एंड बिहेवियर को जो मेजर करता है वो क्वेश्चनर तो लगाना ही चाहिए, एंड हमें साइड बाय साइड क्वालिटेटिव मेथड भी रखना चाहिए, उसको भी स्टडी करना चाहिए, उसको भी अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमको एक मोर, है ना, मोर सब्जेक्टिव व्यू मिले। सो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जब दोनों आ जाएंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मिक्सड हो जाएंगे, तो एक मिक्स मैचर प्रोफिशिएंसी बनेगी जो कि एक बेटर और वी कैन से बेस्ट रिसर्च मानी जा सकती है। इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। फोर्थ वन इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव रिसर्च डिज़ाइन। Studies should consider Indian social cultural context, values, tradition to ensure ecological validity, which is very important. अलग अलग कल्चर में ना अलग अलग वैल्यूज़ है, अलग अलग मान्यताएं चलती है, ट्रेडिशन चलती हैं। तो स्टडी में इन सब का मायना, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें रिसर्च करनी चाहिए ताकि इसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा हो, सही हो, वैलिड हो। फिफ्थ वन इज डेवलपमेंट एंड इंडिजीनियस टूल्स, डिजाइनिंग कल्चरली रेलिवेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज इज द की। क्या मतलब है इसका? डिजाइनिंग कल्चरली, देखिए वही वाली सेम बात है, कल्चर को समझते हुए किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, यानी कि हमारे रिसर्च को वैसे ही मोल्ड करना। हमें पता है हम इस कल्चर में ये अप्लाई कर रहे हैं, पर ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये दूसरे कल्चर में भी अप्लाई हो। तो एक उसका उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम अपना अगर असेसमेंट डिज़ाइन करेंगे और इंटरवेंशन स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सिक्स्थ वन इज़ एथिकल सेंसिटिविटी। भाई रिसर्च इन इंडियन साइकोलॉजी शुड बी कंडक्टेड विद द रिस्पेक्ट फॉर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बिलीव्स, अवॉइडिंग रिडक्शनिज्म एंड मिस इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ को डिस्प्रूफ या प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, राइट? हमारा एक हाइपोथेसिस है, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, वो रिसर्च के ऊपर है, बात के ऊपर है। पर हम पहले से ही ये प्री डिटरमाइंड होके नहीं चल सकते। अगर हम स्पिरिचुअलिटी पे, कोई इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च कर रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी में ये वाली जो बात है, फलानी बात है, ये सही है या नहीं है, हम पहले से ही प्री डिटरमाइंड होके ये नहीं चल सकते कि नहीं ये तो, इसको तो हटाना ही है, इसको तो मुझे डिस्प्रूव ही करना है, प्रूव करना ही नहीं है। पहले से ही ये प्री डिटरमाइंड माइंड में लेके नहीं चल सकते ये चीज़। तो रिसर्च इन इंडियन साइकोलॉजी शुड बी कंडक्टेड विथ रिस्पेक्ट फॉर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बिलीव्स, अवॉइडिंग रिडक्शनिज्म एंड मिस इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे रिसर्च में बायस आ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आगे हम बहुत सारी इंडियन साइकोलॉजी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या ये इन्फॉर्मेशन या मेरे नोट्स आपको कैसे लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।